बुद्ध के साथ में इसलिए अपन विचार कर रहे हैं कि बुद्ध जिस युग में पैदा हुए थे तो उस जमाने की जो अर्थव्यवस्था है उसको हमने देखना चाहिए। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे बुद्ध के अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको लेके बुद्ध का क्या व्यू था, क्या प्रोस्पेक्टिव है, इन सब चीजों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वामन गवई सर है जो खास अमरावती से चल के हमारे लिए आए हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। यस सर, आप सबसे पहले तो बहुत ज्यादा आपका मैं ऋणी हूं कि आप अमरावती से यहाँ तक आए और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग आज यूथ तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसमें सर सबसे पहला जो एक क्वेश्चन आता है कि बुद्ध का अर्थशास्त्र ये क्या है और क्या ये पारंपरिक अर्थशास्त्र से अलग चीज है कुछ? तो अगर मुझे थोड़ी सी मोहलत देंगे जी तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बुद्ध क्या है। हाँ जी प्लीज। बुद्ध का अर्थशास्त्र समझने के पहले बुद्ध क्या है ये समझेंगे। ओके। बुद्ध का जो उद्देश्य है रिकंस्ट्रक्ट टू द वर्ल्ड, हाँ ये जो विश्व है इसकी पुनर्रचना करना है और ये पुनर्रचना समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय इस आधार पे करना है, इस मूल्यों पे करना है। जी। दुनिया में जो भी दुख है, सफरिंग है, उसे किस तरह से मिनिमाइज किया जाए, किस तरह से इंसान अपना जो सामाजिक जीवन है जी जो नैसर्गिक प्रेरणाओं के साथ सम्यक दृष्टि से किस तरह से जी सकता है, इसकी ये खोज है। अब आपका सवाल है कि भाई बुद्ध का अर्थशास्त्र, बुद्ध और उनका अर्थशास्त्र दुख की निर्मिति के दो कारण बताए बुद्ध ने। उनकी वो गाथा है, दुख का कारण तृष्णा जनरली कहा जाता है, लेकिन बुद्ध ने गाथा लिखी है, ये मेरा ख्याल है आप उसको टाइप कर ले। जी। दलितियम दुखम लोक इदानम च विच्युति दलितो इनाम दया मुज्जमानो विहित्ति, अंगुत्तर निकाय का ये। हाँ जी। तो अंगुत्तर निकाय में दुख का कारण बुद्ध ने दारिद्र्य बताया, दारिद्र, ओके। निर्धनता बताया और निर्धनता क्यों इसके भी कारण बताए। ओके। बुद्ध कहता है दुख का कारण दारिद्र्य, दारिद्र्य का कारण है अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने के लिए, बेचने के लिए, बिकने के लिए, देने के लिए, समाज को देने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है या जिस विचारों की, वैचारिकता की आवश्यकता है, उन वस्तुओं को बनाने का कौशल्य, ओके। स्किल। जैसे एक मजदूर दिन भर लकड़ी फोड़ता है जी। और एक कारपेंटर वही लकड़ी फोड़ता है, लेकिन वो तुम्हें आवश्यक होने वाली चीज को बनाने का कौशल उसका है, इसलिए उसके श्रम का मूल्य और अनस्किल श्रम का मूल्य अलग अलग है। ओके। तो जो कौशल्य है वो तुम्हें आना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ कौशल्य, स्किल आने से कोई बात बनती नहीं है। ट्रू। तो उसके लिए कैपिटल होना, उसके लिए शिक्षा होना, उसके लिए अर्थव्यवस्था इस ढंग से बननी चाहिए कि कोई चीज की डिमांड हो। अब बुद्ध का यह वैशिष्ट्य यह है, आधुनिक अर्थशास्त्र का मतलब यह होता है अनंत गरजा और मर्यादित साधन, संपत्ति, उनका मेल बिठाना, यह अर्थशास्त्र की आज की दी हुई व्याख्या है।
अच्छा। बुद्ध कहते हैं गर्जा पूर्ण करने के साधन बनाओ, गर्जा निर्माण करने के मत बनाओ। ओके। इन्हें बुद्ध का कहने का मतलब यह है कि तृष्णा मत बढ़े, क्योंकि अर्थशास्त्र का बेस है मन। बराबर। अर्थशास्त्र का मतलब है आपकी जो नीड्स है वो नीड्स को सेटिस्फाई करना, उसकी पूर्तता करना, और जो नीड्स है वो इच्छाएं है वो अनंत है, जी अमर्याद जी। वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो बुद्ध का कहना है कि अर्थशास्त्र का, समाजशास्त्र का बेस है मन, माइंड। और माइंड का मतलब क्या है? माइंड का मतलब होता है वासना, भावना और विचारों का प्रवाह। जी। अब फिर से सवाल पैदा होता है कि भावना यानी क्या होता है, तो समझना चाहिए। वासना यानी क्या होता है, यह पहले समझना चाहिए। भावना, वासनाओं का अर्थ है एक उत्तेजित अवस्था, एक्साइटमेंट, मन की उत्तेजित अवस्था। जी। अब किसी ने गाली दी तो उत्तेजना पैदा होती है, किसी ने तारीफ की तो उत्तेजना पैदा होती है। और ये दोनों उत्तेजना अलग अलग है, एक सकारात्मक है और नकारात्मक है। बराबर। अब ये जो भावना है, वासनाएं है, वह भावनाओं का निर्माण होना अरोक्षणिक रहती, वो कोई और उसका प्रवाह जारी रहता है। कोई भावना स्थिर नहीं रहती, वो बदलती रहती है। अब भावना, वासना जो है, अगर कुछ देर के लिए मन में रुक जाती है, रुकती है, तो उसे मूड कहते हैं। मेरा मूड खराब है, कुछ तो ये भावना आपके दिमाग में रुकी भी है, और उसके पीछे तुम्हारा सब भौतिक और मानसिक विश्व उसके पीछे लगा हुआ है, और तुम वही एंगेज। जी। तो किस देर के लिए किसी भावनाओं के साथ, उत्तेजनाओं के साथ रुकना, ये मूड है। और मूड का वारंवारिता जो है, वारंवार पैदा होना, उससे स्वभाव बनता है। अब भावना, वासना, ये दो प्रकार की है जी। ये फिलॉसफी नहीं है, ये अर्थशास्त्र है। इसे समझने के सिवा बुद्ध का अर्थशास्त्र समझना मुश्किल है। तो सवाल अपने सामने पैदा होता है कि इसका अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। तो भावना दो प्रकार की है, एक सकारात्मक भावना और नकारात्मक भावना जी। जैसे प्रेम, वात्सल्य, करुणा, मैत्री, ये सकारात्मक भावना है। राग, द्वेष, तिरस्कार, विभत्सता, ये नकारात्मक भावना है। और दोनों ही भावनाएं नैसर्गिक है। करेक्ट है। तुम उसे पैदा नहीं कर सकते, तुम उसे रोक नहीं सकते। अब जब भावनाएं के साथ में तुम बहते हो, तो वो भावनाओं के प्रवाह के साथ तुम्हारा स्वभाव बनता है और तुम्हारा उस ढंग से व्यक्तिमत्व बनता है। बराबर। अब सवाल ये होता है कि भाई मुझे अभी प्यास लगी है, प्यास की अंदर प्रेरणा पैदा हो गई। अब प्रेरणा क्या है? प्रेरणा है उनिवेची जानियो। मेरे शरीर के अंदर पानी की मात्रा कम हो चुकी है और वो शरीर मुझे बता रहा है कि पानी की आवश्यकता है, वो मात्रा कम है, तो मुझे प्यास लगती है। प्यास ये प्रेरणा है, और इसके तृप्ति के लिए मैं पानी ढूंढता हूं, पानी मिलाने की कोशिश करता हूं। अब ये पानी मिलाकर मैं प्यास बुझा देता हूं, ये नैसर्गिक है जी। यह मेरी गरज है, जीने की निकट है, आवश्यकता है। अब अगर ये पानी है
जो भी चीज अमर्याद होती है वो भांडवल नहीं होती, वो कैपिटल नहीं होती। हवा, पानी मुबलक है, मुक्त है, यस। उसे प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है, तो उसका कोई मोल नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन दुर्मिल चीजें होती है, बहुत कम होती है, उसके लिए स्पर्धा होती है और उसके लिए डिमांड बढ़ती है। ये दो बातें। अब सवाल यह है कि प्यास लगी है, वो बुझाना मेरी जरूरत है, और उसके लिए मैं पानी ढूंढता हूं, वो मेरी प्रेरणा है। अब अगर पानी मेरे साथ मैं इकट्ठा करके रखता हूं, जिसकी जी विपुलता है, उस पर मैं मर्यादा डालता हूं, बंधन डालता हूं, पजेसिवनेस जो है मैं बनाता हूं। अब ये पजेसिवनेस बनाने के लिए तुम कोई समंदर ताबे में नहीं ले सकते या नदी ताबे में नहीं ले सकते, लेकिन तुम एक नरेटिव बना सकते हैं कि ये शुद्ध पानी है, ये पानी से आरोग्य लाभ होता है, और ये मेरे पास ही है और कहीं नहीं है। उसकी दुर्भिक्षता पैदा की और उसको आपने क्रय वस्तु बना दिया, उसे आपने क्रय वस्तु बना दिया। आप बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? जरूरत, गरज जो है वो आर्टिफिशियली पैदा करते हुए तुम उसको बेच रहे हो। अब बुद्ध का अर्थशास्त्र जो है वह अर्थशास्त्र समाज में जो उनकी आवश्यकता है, वो आवश्यकता पूर्ण करने के लिए प्रयास है, बढ़ाने के लिए नहीं है। बराबर। अब सवाल ये होता है कि वासना, भावना और गरज, उसकी आवश्यकता, ये साथ साथ में है। अब एखादी भावना आर्टिफिशियली पैदा करते हो, कृत्रिमता से पैदा करते हो, और उसके लिए तुम दुर्भिक्षता पैदा करते हो, उसकी डिमांड बढ़ने के लिए। बराबर। और किसी वासना या भावना के साथ फिर दौड़ते रहते हो। तो दो बातें। बराबर। वासना और भावना जो है उसके पीछे जो दौड़ है वह तुम्हारी जरूरत पूर्ण होने तक ही मर्यादित होनी चाहिए। ओके। ये जो भावना है, तुम्हारी जरूरतें हैं, वह अनावश्यक नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र जो है यह बुद्ध काल में और आज के युग में बहुत सारा फर्क है। बराबर। और यह दोनों की तुलना करते हुए जो प्राथमिक अवस्था होती है, जैसे आदिम साम्यवाद कहा है मार्क्स ने, या कौन क्या कहता है उसके लिए अपन बाजू में छोड़ देंगे, लेकिन बुद्ध के पहले भी कि जो वस्तुएं थे, जरूरतें पूर्ण करने वाली, जो अनाज है, वो तो फूड गैदरिंग समाज था। फिर उसने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए उसके लिए जो खास साधन होना था, हाँ, वो थे नहीं। तो धीरे 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 उसका विकास किया, और विकास के साथ में पैदावार बढ़ गई। बराबर। पैदावार बढ़ गई। अब जो अतिरिक्त उत्पादन है उस पे एकाधिकार थमाने की स्पर्धा शुरू हो गई। सीधे तौर पे हम यह कह सकते हैं, मानवीय श्रम से पैदा होने वाली चीजें उसके जरूरत से अगर ज्यादा है तो उसे संपत्ति कहते हैं। और उस पे एकाधिकार, उसको पजेसिवनेस जो है अगर बनाया जाता है तो उसका दुर्भिक्ष होता है। बराबर।
दुर्मिळता निर्माण होती है। और यह तृष्णा है। हम्म, तृष्णा का मतलब ये नहीं है कि तुम जरूरतें मत पूरी करो। बुद्ध ने जो उसके जमाने में जो उत्पादन की साधन थी वो बदलती चली गई थी। ये बात सही है कि बुद्ध ने कहा है प्रतित्य समुत्पाद या शून्यवाद, जिसे हम कहते हैं कि जो आगे चल के नागार्जुन ने विकसित किया, उसके अंदर जो उनका सिद्धांत है कोई भी चीज वस्तु स्थिर नहीं है। जिस वक्त वो पैदा होती उसी वक्त उसके नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू होती है। और यह सामाजिक नैसर्गिक प्रक्रिया के साथ में घटते जाने वाली वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है। इसीलिए कोई भी चीज वस्तु विचार कोई भी स्थिर नहीं है। वो हमेशा बीइंग एंड बिकमिंग दो स्टेज में यानी वो घटना और घटते रहना, दो उसमें वो प्रक्रिया वो जारी रहती है, चालू रहती है। करेक्ट। अब सवाल इसका मतलब बुद्ध के साथ में इसलिए अपन विचार कर रहे हैं कि बुद्ध जिस युग में पैदा हुए थे, ईस्वी सन पूर्व 600 साल पहले, तो उस जमाने की जो अर्थव्यवस्था है उसको हमने देखना चाहिए। देखिए, वह युग था जो प्राथमिक अवस्था से मानव समाज विकसित हो रहा था जी। और वो एग्रीकल्चर पे आटिका था। हाँ। अब एग्रीकल्चर सोसाइटी एक नहीं थी, तो कहीं सामूहिक था, कहीं फूड गैदरिंग सोसाइटी थी, अनाज इकट्ठा करने वाली समूह, और कहीं यह थी कि सामूहिक तौर पे खेती करना, पैदावार करना, और जो उसके मालक है, उसके जो मास्टर है वो चुने हुए रहेंगे, ये चुने हुए रहेंगे, मर्यादित रहेंगे, बराबर, और उनकी सामूहिक मालकी वो खेती पे रहेंगे या उत्पादन पे रहेंगे। और उस पर काम करने वाले कुछ लोग होंगे, दास। लेकिन जो उत्पादक है, जमीन के जो मालक है, उसे खत्तीय कहते पाली में। खत्ती। क्षेत्रीय यानी क्षेत्र के मालिक, जमीन के मालिक, वो उत्पादन के और वो जमीन के मालिक है, और वो खेत पे काम करने वाले दास। अब वो दास का जो प्रथा है वो अपना चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी वो स्वतंत्र नहीं थे। वो अनाज के लिए ही बंधे हुए थे। करेक्ट। उसको कोई स्वतंत्रता नहीं थी। और यह दास प्रथा और बुद्ध का बहुत गहरा संबंध है। मेरे कहने का मतलब उस टाइम में टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान का विकास हो रहा था। अर्थव्यवस्था तंत्र ज्ञान के साथ में विकसित होती है, बढ़ती जाती है। बराबर। तो बुद्ध के युग में सबसे पहली बात ये हो गई कि जो अयस है, लोखंड, लोह है, उसका प्रमाण बहुत कम था। कहते हैं कि ईस्वी सन पूर्व 2000 3000 ऐसा 1500 साल वगैरह वगैरह हिस्टोरिशियन उसके अलग अलग प्रमाण देते हैं कि भाई लोह उस जमाने में था, लेकिन उसकी पैदावार बहुत मर्यादित थी। बराबर। इसीलिए उनके जो शस्त्र है या जो अर्थ विकास करने के लिए उसकी जो पैदावार उपज है बहुत कम थी। लेकिन बुद्ध के पहले ईस्वी सन पूर्व 7वें शतक में जो ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है उसका विकास हुआ, जिसको भाता को कहते हैं। बराबर। ये बहुत बड़ा एक चमड़े की बैग रहती है,
और जिसमें हॉल रहते हैं और उसमें बहुत सारे लोग उस पर बैठकर उसको हवा देते हैं। बड़े पैमाने पे पैदा करते हैं और उसका एक फर्नेंस भट्टी बनती है, समझिए। फर्नेंस है और उसमें लोहे के ओर्स डाले जाते हैं, हम्म। जो उसकी जो मिट्टी है जिसमें लोहा है, क्योंकि लोहा बनाने के लिए अलग से निकालने के लिए बहुत बड़ा टेम्परेचर होना, करेक्ट है। और वो टेम्परेचर पैदा करने का टेक्निक तंत्र ज्ञान बुद्ध के पहले 100 साल पहले निकल गया है। हम्म। अब उसका मतलब ये हुआ कि बड़े पैमाने पे लोहा बुद्ध के समय था। पैदा पैदा हुआ। बराबर है। अब लोहा पैदा होने से बात क्या हो गई कि बुद्ध के पहले की जो इवोल्यूशन एग्रीकल्चर चलती आ रही थी, जिसे अपन हल बोलते हैं, हल लकड़े के होते थे। बराबर है। शुरू में वो उम्र, बाद में थोड़े से कुल्हाड़ी बिलाड़ी आई तो बबूल के आ गए, बराबर। और बबूल के आने की वजह से थोड़ा सा ज्यादा अनाज पैदा करने के लिए जमीन कल्टीवेट की जाती थी। करेक्ट। लेकिन अब लोहा आने के बाद में उसका फाल आ गया, कुशा, और बड़े पैमाने पे खेती कल्टीवेट किए जाने लगी। ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि बड़े पैमाने पे कल्टीवेट हो रहा है, यानी आदमी जो श्रम कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसके काम से उसके श्रम से पैदा होने वाली जो चीजें है, जो उत्पादन है, उसके जरूरत से ज्यादा हो गया। बराबर। अब जरूरत से ज्यादा हुई जो है वो नफा है, वो बेनिफिट है, वो मुनाफा है, और मुनाफे पे अधिकार जमाने के लिए स्पर्धा हो गई। तब जाके वो आर्थिक स्थिति उस तरीके से। यह स्थिति बुद्ध के युग में थी। करेक्ट। अब बुद्ध का अर्थशास्त्र कहां से पैदा होता है? इनलाइटनमेंट जो उनका है, उसके बाद में बुद्ध को आर्थिक इनलाइटन हुआ। क्योंकि हम यह देखते हैं कि बुद्ध के युग में मेंढक नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ी जमीन थी उसके और बहुत बड़ा कारोबार था। अब ये लोहा बड़े पैमाने पे पैदा होने से जो व्हील है, जो चक्र है, वो पहले ठोस होते थे, धूप काले में या बारिश में वो टूट जाते थे। अब वो लोहे की पैदावार ज्यादा होने की वजह से वो जो व्हील है, जो चक्का है उसका, उस पे लोहे की पट्टी आ गई और वो ड्यूरेबल हो गई। अब ड्यूरेबल होने की वजह से वह दूर देश में व्यापार करने लायक हो गई। इसका मतलब जैसी पैदावार बढ़ी उसी तरह से उससे टेक्नोलॉजी बढ़ने से पैदावार बढ़ गई। पैदावार बढ़ने के बाद में उसको बेचना, वो प्रोसेस शुरू हो गई। अब यह प्रोसेस में काम करने वाले जो मजदूर है, जो दास है, वह बहुत ही कम जरूरतें रखते हुए उनकी ओर से काम लिया जाता, और वो उनका शोषण था। बुद्ध ने यह देखा। करेक्ट। और उस जमाने में मेंढक नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, गहपति बोलते उसको, और बहुत बड़ा व्यापार था उसका। बुद्ध ने सब उनके जो डिसिपल है, फॉलोअर्स है, भिक्षु और भिक्षु ने उन्हें बुलाया, उसको बुलाया, उसके दास जो है उनको भी बुला के बैठा, और बुद्ध ने मेंढक को उपदेश किया, तुम जो खाते हो वह इन मजदूरों को, इन जो वो दास है, इनको दे दो, उनके रहने की व्यवस्था करो, उनके कपड़े की व्यवस्था करो, उनके आरोग्य की व्यवस्था करो। इतना ही नहीं, वो जो काम करते हैं उसकी मजूरी दे दो। ये बात बहुत बहुत सहजता से लगती है, लेकिन इसका परिणाम यह होगा कि हम जो पैदावार कर रहे हैं, हम जो पैदा कर रहे हैं,
उसमें हमारा हिस्सा है। हम्म, जो एलिनेशन की भावना थी, परात्मता की भावना थी, वो चले गई, ये मेरा है। बराबर। वहां पे उसका शोषण रुक गया है हम्म, और इस वजह से मेंढक का उत्पादन 7 पट से ज्यादा बढ़ गया है। बराबर। बुद्ध का अर्थशास्त्र क्या है? पैदावार करते हुए पैदा करने वाले जो मजदूर है, जो घटक है, उसको उचित दाम देना चाहिए। मार्क्स से पहले 2500 साल पहले बुद्ध ने बताया था। बराबर। बौद्ध दर्शन में जब हम मध्यम मार्ग की बात करते हैं हाँ, तो आर्थिक सोच पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बेसिकली मध्यम मार्ग को लेके हम लोग अगर आर्थिक सोच की ओर अगर देखते हैं तो आपको लगता है क्या कि इसका इस मध्यम मार्ग से हम हमारी आर्थिक सोच, मतलब अगर मैं मेरी इच्छा है कि ये गाड़ी लूं, ये लालसा होती है मेरे अंदर, तृष्णा होती है कि मैं ये बंगले बांधूं, ये गाड़ियां लूं, तो ये रखना सही है या इच्छा है या इस तरह की करना गलत होता है अगर बुद्धिज्म के हिसाब से सोचा जाए तो? सवाल बहुत सही है आपका। मध्यम मार्ग का मतलब का अर्थ तृष्णा के साथ में, तुम्हारी इच्छाओं के साथ में इस ढंग से मत दौड़ो, इस ढंग से तृष्णाओं को मत बढ़ाओ। तृष्णा क्या है? कि वासना भावना। वासना भावनाओं के साथ वो कोई तृप्त नहीं होती। बराबर। अब सवाल ये होता है कि तुम्हारी जरूरतें पूरी हो, इसी ढंग से तुम्हारा जीवन व्यापन होना चाहिए। हम्म, इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। बराबर। तो जमाने की जरूरतें, लालसाएं, जमाने जमाने की आवश्यकता है, वो पूरी करने वाले उत्पादन तुमने वो बनाना चाहिए हम्म, और उसे उचित दाम से बेचना चाहिए। उसका शोषण नहीं होना। तो यह गाथा है। बुद्ध कहता है कि दुख का कारण दारिद्र्य है। दारिद्र्य कैसा पैदा होता है? किस ढंग से पैदा होता है? तो दो, ये जो व्यवस्था है समाज, बुद्ध जो राजा है उसे एक सूत्र में कहते हैं कि हे राजा, तेरी समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था इस ढंग से पैदा हो, इस ढंग से बननी चाहिए कि जहां पे अन्न वस्त्र निवारा आरोग्य की जरूरतें पूरी हो। वेलफेयर स्टेट की कल्पना रखता है। ओके। दारिद्र्य की वजह से काम नहीं। काम क्यों नहीं? कि उसके पास स्किल नहीं। हम्म, तो उसे स्किल, एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? स्किल है। तो उसको एजुकेशन दिया जाए, शिक्षण दिया जाए, शिक्षा दी जाए बराबर। और उसकी पैदावार को उचित दाम दिया जाए। ऐसी व्यवस्था राजा ने बनानी चाहिए। हम्म, सवाल ये है कि दरिद्रता से गुनहगारी पैदा होती है। बराबर। चोरी इसलिए करता है आदमी की उसकी जब जरूरतें पूरी नहीं होती तो वो हम्म, चोरी करता है। अब दूसरी बात यह है, जो सम्यक आजीविका बताई है बुद्ध ने, वो सबसे बड़ी बात है हम्म, कि तुम्हारे जीवन व्यापन का जरिया, काम, उद्योग ऐसा होना चाहिए कि जो समाज को हानि ना पहुंचे। हम्म, जैसे शराब का व्यापार करना, जैसे हिंसा करके मांस की बिक्री करना, जुआ, जुआरीपन, जिसको स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेशन, जो जुआ कहते हैं, बराबर। वो निषिद्ध कहा है बुद्ध ने। हम्म, ये मध्यम मार्ग है बराबर। जीने के। जुआ क्या है? जैसे बुद्ध कहते हैं कि आदिन्न दाना वीरमणि सिक्खा पदम समाधियामि। आदिन्न दाना वीरमणि का मतलब जो खाली चोरी करना ऐसा नहीं होता। हम्म, अदिन्न, न दी हुई चीज की अभिलाषा रखना, बराबर। ये निषिद्ध है। इसका मतलब ये हुआ, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो संपत्ति है, उसका मैंने सम्मान रखना चाहिए। हम्म, अब किसी खाजगी मालमत्ता का सम्मान रखना, इसका मतलब कैपिटलिज्म कहा जाता है। हम्म, लेकिन ये कैपिटलिज्म ना हो, भांडवलवाद ना हो। किसी भांडवल, जो अतिरिक्त पैदावार होती है
उसका जो एकाधिकार होता है वो नहीं होना चाहिए। बराबर। इसीलिए राज्य व्यवस्था, व्यापार उस ढंग से होना चाहिए। बराबर। उसकी गाथा है बुद्ध तो का। ये सर सम्यक आजीविका किस तरीके से हमें जीनी चाहिए फिर, मतलब अगर अभी के जमाने की बात करते हैं तो यहाँ बुद्ध की उन अर्थशास्त्र का, उनके उन लॉजिकों का इस काल में इस्तेमाल आपको हम कर सकते हैं, ऐसा दिखता है या होता दिख रहा है? सर, आज के युग में बुद्ध की जो आर्थिक विचारधारा है उसे समझने के लिए बुद्ध का शून्यवाद, ओके। प्रतीत्य समुत्पाद ओके। और हेगेल, जेम्स, उनका जो प्रक्रियावाद है उसे समझना बहुत जरूरी है। उसे सैद्धांतिक तौर पे रखने की मैं समझता हूँ ये जगह नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरह से टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान बढ़ता है, जिस ढंग से, जिस तरह से विज्ञान बढ़ता है, उसके साथ साथ चीजें, वस्तुएं, सेवाएं पैदा करने का तंत्रज्ञान बढ़ता है, उसकी पैदावार बढ़ती है और बुद्ध उसको नकारता नहीं। बराबर। जो प्रक्रिया होती है बदलने की, कोई चीज स्थिर नहीं है। आज पैदा हुई, उसी क्षण उसका अंत होने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन उसका अंत नहीं होता, उसकी दूसरी उससे पैदा होती है, दूसरी चीज पैदा होती है। तो कोई स्थिर नहीं है, ये बदलता है, ये चेंज है। तो यह अर्थव्यवस्था चेंज होती हुई आ रही है। बराबर। बुद्ध के युग में जमींदारी व्यवस्था, फ्यूडलिज्म था, और उसी टाइम में कुछ हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, रीसेंट डेविस बुद्धिस्ट इंडिया में कहते हैं कि बुद्ध के युग में कास्टिज्म, कास्ट, जाति के जो 6 लक्षण थे वो नहीं थे। वर्ण व्यवस्था थी लेकिन जाति नहीं थी। बुद्ध ने जाति का निषेध किया है। स्पेसिस जो है अंग्रेजी में कहते हैं, वो खाली निसर्ग में हो सकती है, जैसे तुम्हारे कीड़े मकोड़ों की अलग अलग स्पीसीज हो गए, उनमें स्पेसिस हो सकते हैं। इंसान, आदमी में जात नहीं हो सकते, स्त्री और पुरुष 2 ही हो सकते हैं। सवाल ये होता है कि जाति व्यवस्था में अर्थव्यवस्था बंदिश तो हो जाती है। किसी जाति ने, किसी समुदाय ने कोई खास चीज पैदा करना, उसका स्किल उसी घर में रहता है, उसे पैदा करना है, वो चीज वो गांव की इतनी ही पैदा करना है। मोर प्रोडक्शन करने का उसको ये नहीं है। और उसका जो स्किल है वो किसी को देता है। बराबर। वो अपने कुटुंब में उसके बच्चे को देता है, और उसे जो डिमांड बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो डेवलपमेंट होना है वो नहीं होता, वो जो स्किल डेवलपमेंट होना है उसका वो रहता नहीं। तो जो बाबा साहब ने, उसके श्रमाची गतिशीलता रुक जाती है। बुद्ध के युग में ये स्थिति नहीं थी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी धंधा, व्यवसाय करने का उससे अधिकार था। रीसेंट डेविस कहते कि जो कारागिर है उनकी बस्तियां रहती थी, इंडस्ट्रियल एरिया रहता था, और वहां पे पूक, श्रेणी, षण, ऐसे 3 प्रकार के लोग थे पैदा करने वाले, जो व्यापारी है या वितरित करने वाले हैं। इस ढंग से वो गिल्ड वो डेवलप होता था। कहने का मतलब ये हुआ कि बुद्ध के युग में जाति व्यवस्था में अर्थव्यवस्था बंदिस्त नहीं थी। कोई भी उत्पादन कर सकता था और उसे बेच सकता था। इसलिए दुनिया भर में व्यापारिक क्षेत्र बढ़ गए। दुनिया भर में हर क्षेत्र में बुद्ध के युग में पैदावार होने वाली वस्तुएं बेची जाती थी। बराबर। निष्क नाम का धातु के जो मुद्रा थी, और 146 ग्रेन की एक मुद्रा रहती थी, उसका मूल्य तय करने के लिए, और बहुत बड़ी जीडीपी आज के जमाने में कह सकते हैं। तो एक खुशहाल अर्थव्यवस्था विकसित कर रहे थे
अब इसका वर्तमान संबंध में आ, हम संदर्भ देखना चाहिए। बुद्ध के युग में जो एग्रेरियन सोसाइटी थी वो गिल्ड सोसाइटी बन गई। अब यह युग चलते रहा, ईस्वी सन 6वीं शताब्दी के बाद में जो व्यापार अर्थव्यवस्था थी वो रुक गई। बराबर। जो विहार है, जो लेनी है, वो सभी व्यापारिक केंद्र पे रखी हुई थी। हाँ। और वहां पे चीजें रखी जाती थी। और बुद्ध ने उसके लिए वो पतपीढ़ियां थी, वहां पे बैंकिंग व्यवस्था थी। बहुत सारे रिकॉर्ड में मिलता है कि वहां पे वो जो पतपेड़ी में लोग जो उनकी जो बचत है रखते थे, वो बिहार के व्यवस्था के लिए दान, वो जो उसके ब्याज है उससे होता था, या ब्याज अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए मुद्रा, मैंने पैसों की बहुत जरूरत होती है। बराबर है। जिसे क्रेडिट कहते हैं। क्रेडिट का होना बहुत जरूरी है। और सामान्य आदमी के पास में क्रेडिट नहीं होता। सही में। और वो क्रेडिट पैदा करने के लिए तुम्हारे पैदा क्यों नहीं होता? अगर मेरे पास पैसा है, मैं आपको क्यों दूं? 2 पैसे मुझे मिलने चाहिए, ब्याज मिलना चाहिए, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो कैपिटल है वो बढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ मेरे लिए वो सिक्योरिटी होना चाहिए कि वापस आना चाहिए। करेक्ट। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि तुम कर्जा लो, लेकिन उसे वक्त पे वापस करो। किसी दुख मुक्त भिक्षु का जीवन और कर्ज मुक्त व्यापारी का जीवन उतना ही सुखी होता है। सवाल यह पैदा होता है कि व्यापार को बढ़ावा मिलना चाहिए। इसीलिए पत संस्थाएं निर्माण हुई उस युग में। अब जो व्यापारी थे उनके लिए बुद्ध है ना, बुद्ध के पहले शिष्य है, या 2 व्यापारी थे, बाद में बताता उसका नाम। हाँ, तो पहले व्यापारी है। बराबर। इसीलिए बुद्ध यह व्यापार क्षेत्र में बढ़ावा दे रहा है। और जब खेती का उत्पादन बढ़ता है, वो मेंढक की कथा उसे दिखता है कि जिस ढंग से खेती का उत्पादन बढ़ता है तो उसका व्यापार बढ़ता है। अब व्यापार बढ़ता है तो इकोनॉमी बढ़ती है, और ये इकोनॉमी बढ़ने के साथ में जो श्रमिक है उसका शोषण नहीं हो रहा, उसका उचित मूल्य मिल रहा है उसके श्रम का, और उसको सिक्योरिटी मिल रही है। बुद्ध का मतलब कैपिटलिज्म नहीं है तो आदिम, अब मैं समाजवाद वगैरह नहीं कहूंगा उसको, लेकिन ये बुद्ध की आदिम व्यवस्था है, कोई भूखा ना रहे, बराबर, और हर एक को काम मिले। और यह करने के लिए राजतंत्र वैसा होना चाहिए। करेक्ट। तो राजाओं का बुद्ध का ढंग से विश्वास है। अब फिर आपका जो बेसिकल सवाल है कि आज के युग में उसकी क्या आवश्यकता है? सवाल ये है कि जो प्रक्रियावाद है, प्रतीत्य समुत्पाद है, वो जो बदलाव है, एक फूड गैदरिंग सोसाइटी से एग्रेरियन सोसाइटी आ रही, एक गिल्ड सोसाइटी बढ़ रही, व्यापार करने वाले बढ़ रहे हैं। और जैसे बुद्ध का राज 6वीं 7वीं शताब्दी में हुआ, और उस तो शंकराचार्य वगैरह आए, और बहुत सारी विकृतियां पैदा हो गई, और कास्ट सिस्टम बढ़ने लगी। जाति के जो 6 लक्षण है, जातवार बस्ती होना, जाति का व्यवसाय होना, जाति के अंतर विवाह होना, जाति के अंदर रोटी व्यवहार होना, जात पंचायत, ये समाज जब बंदिस्त हुआ, ये जो व्यापारी अर्थव्यवस्था थी वो शहरी, बड़े बड़े शहर थे, वो कोलैप्स हो गए। बराबर। और ये कारागिर खेड़े में आए। ये जो अर्थव्यवस्था में होने वाला बदलाव है, बुद्ध ने कहा, जो उसका प्रतीत्य समुत्पाद है, कोई चीज स्थिर नहीं है, वो बदलती रहती है, उसके साथ में तुम्हें चलना है। बराबर। ये जो सिद्धांत है बुद्ध का, यह फ्यूडलिज्म से आकर यंत्र युग में आ जाता है। मध्य युग से जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति, उसके लिए जो मशीनें डेवलप हुई, यंत्र डेवलप हुए, और उसके बाद में उत्पादन पद्धति में बहुत सारा बदलाव हो गया। अब
जो एग्रेरियन फूड गैदरिंग सोसाइटी से लेकर एग्रेरियन सोसाइटी, गिल्ड सोसाइटी, उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो उत्पादक कैपिटलिज्म, उत्पादक भांडवलशाही, और उत्पादक भांडवलशाही के बाद में अभी वित्तीय भांडवलशाही, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म अभी की ये फेज है। करेक्ट। तो यह बदलाव हमने स्वीकारना चाहिए, वो जरूरत है। अभी जो प्रोडक्टिव कैपिटलिज्म है उससे बढ़कर फाइनेंशियल कैपिटल बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर कोई बजाज या कोई यंत्र बनाने वाली कंपनी, वो बनाने से जितना मुनाफा कमाती है, उसे उस पे बेचते वक्त जो लोन देती है उससे ज्यादा कमाती है, 40% ज्यादा उस पर कमाती है। तो ये बात हमने उस ढंग से हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। बराबर। लेकिन इसमें स्पेकुलेटिव, अब यह यहाँ बुद्ध का मध्यम मार्ग है। स्पेकुलेटिव जो जुगारी पद्धति है वो नहीं होना चाहिए, जुगार नहीं होना चाहिए। जैसे उसका मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज जी, वहां पे जिस ढंग से जुगारी वो मार्केटिंग चलती है, इनस्टेबल मार्केट रहता है, वो नहीं होना चाहिए। ओके। मार्केट होना चाहिए स्पेकुलेटिव, वो मार्केट नहीं होना चाहिए कि किसी चीज के भाव कृत्रिमता से बढ़ाना और अपने शेयर वहां पे लगाना, लोगों ने खरीदी करना, और जो 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 बलून बनाते, फुगे बनाते, जो बूम बनाते हैं, वो बूम की अर्थव्यवस्था नहीं होना, इसके सख्त विरोध में है। ओके, अंडरस्टूड। सर, इसमें बुद्ध के इस अर्थशास्त्र का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ता हुआ कोई ऐसा समुदाय या ऐसे कोई जिसका आप एग्जाम्पल दे पाए कि ये अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, ऐसा कुछ आपको दिखता है अभी के समय में? यह सवाल किसी समाज के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि अर्थव्यवस्था किसी एक समाज की नहीं होती। जी। उसका जो ग्लोबलाइजेशन है, और आज के जमाने में जो इकोनॉमिकल थियरीज है, समाजवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, ये थियरी में बुद्ध की इकोनॉमिकल थियरी उसको जानबूझ के, म्हणजे मार्क्स और जो यहाँ के मनु के जो आंगडं टोपरं ज्याला म्हणतो आपण, वो बुद्ध को नहीं बैठ सकते। इनके जो ये आधुनिक अर्थव्यवस्था के, स्पेकुलेटिव अर्थव्यवस्था के जो कपड़े हैं उसको नहीं जबरदस्ती पहना नहीं सकते। इसीलिए ये समाज है और ये उस पर चल रहा है, ऐसा मैं नहीं कहता, तारीफ नहीं करता, लेकिन जो जो सक्सेस हो रहा है जो इसी मार्ग से चल रहा है, और इसी मार्ग पे चलने वाला ही सक्सेस होता है। बुद्ध कहते हैं कि तुम व्यापार करते हो उसके 3 भाग करो। एक तुम्हारा जो है तुम्हारे व्यवसाय के लिए बचत रखो, ठीक है। एक भाग तुम्हारे कुटुंब के लिए रखो, और एक भाग है जो तुम्हारे पास में काम करने के वास्ते होना। इस ढंग से व्यापार का नियोजन, नियंत्रण बुद्ध के सिवा और कहीं करते हुए दिखता नहीं। बराबर। दूसरी बात, बुद्ध व्यापार के बारे में कहता है, देखो मैंने आज के जमाने में बुद्ध की अर्थशास्त्रीय विचारधारा ही सक्सेस हो रही है। बुद्ध कहते हैं कि व्यापार कैसा होना, तुम जिस चीज का व्यापार कर रहे हो उसकी परख तुम्हें होनी चाहिए, उसकी मूल कीमत क्या है, वो कितने में तुम बेच सकते हो, ओके, उसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। और उसके लिए जो तुम्हारे पास में दृष्टि, चातुर्य और विश्वास आ जाता, उसकी परखने की तुम्हें क्षमता होनी चाहिए, और चातुर्य, उसको बेचने का स्किल तुम्हें आना चाहिए। तुम क्या बेचते, कैसे बेचते हुआ, और आज के जमाने में सर बेचने का स्किल ही बहुत बड़ी बात है। आप जो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह चल रहा है, बेचने की नई नई कला है। तो हम कह सकते हैं कि किसी एक समूह की है, ये जितने ढंग से ग्लोबल मार्केट बढ़ रही है वो तो बुद्ध का ही इकोनॉमिकल फिलॉसफी है। उसके साथ में बुद्ध ये कहते हैं
कि तुम्हारे पास में उसके लिए एक स्किल होना जरूरी है, उसकी परख होना जरूरी है, वो वस्तु के गुणधर्म की बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए, उसका खरीदी करने का कौशल्य होना चाहिए, उसके साथ में तुम्हें विश्वासार्हता, हम्म, क्रेडिबिलिटी आज के जमाने में सबसे जरूरी बात है। बराबर है, ऑथेंटिसिटी, हाँ क्रेडिबिलिटी। हाँ, तुम्हारी विश्वासार्हता बहुत जरूरी है। क्रेडिट तुम्हारा, विश्वासार्हता होना, तुम लेन देन कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, वह विश्वास पात्र होना चाहिए, तभी तुम कुछ कर सकते हैं। और आज की अर्थव्यवस्था में वही चल रहा है। वो जो लोन बेच रहे हैं या वो वस्तुएं बेच रहे हैं, वो विश्वासार्हता के उस पर ही चल रहा है, निर्भर है। इसलिए आज की अर्थव्यवस्था टोटली बुद्ध की अर्थव्यवस्था है, तुम इसे नकार नहीं सकते। करेक्ट। सक्सेस वही हो रही कि जिसे चीज जो व्यवहार कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होती है, और उसके बेचने का तुम्हारे पास में स्किल होता है, अलग अलग ढंग से तुम साधनों का उपयोग करते हैं, और तुम्हारा क्रेडिट होता है मार्केट में। कोई चीज भेज रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, वो क्रेडिट है। तो ये क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है, आवश्यक है, और ये बुद्ध का प्रिंसिपल है व्यापार का, अर्थव्यवस्था का। इसलिए आज टोटली किसी समाज ने, ये ग्लोबल इकोनॉमी जो चल रही है बुद्ध के अर्थव्यवस्था के सूत्र के आधार पर चल रही है, लेकिन हमें मालूम नहीं बुद्ध का है। जी, सही बात। सर, इसमें बुद्ध किसी इंसान को गरीब रहने को लेके क्या कहते हैं कि क्योंकि गरीब रहना मतलब दारिद्रता हो गई, दारिद्रता मतलब फिर वही दुखों का कारण में से एक पोर्शन आ गया। तो बुद्ध कहीं ना कहीं कहते हैं कि आपको अपनी मेहनत से चीजें करते रहनी चाहिए, और आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आप पैसे कमाएं आपके लिए, आपके परिवार के लिए और समाज के लिए। ये चीज बुद्ध कहते हैं। तो सर, इसमें जो क्वेश्चन था कि किस तरीके से युवा अपने वित्तीय निर्णय और करियर में बौद्ध गुणों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ये अभी का जो जनरेशन चल रहा है। बात दरिद्रता की है जी, निर्धनता एजुकेशन के अभाव से आती है, शिक्षा के आधार ना होने की वजह से आती है जी। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन मतलब स्किल, तुम्हारी क्रेडिट होना चाहिए, तुम्हारे पास तुम्हारी विश्वासार्हता होनी चाहिए, वो तो है। और तुम्हें चतुराई, तुम्हारी चीज बेचने की चातुर्य होना चाहिए। अब इसीलिए अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो जो मार्केट है, जो बाजार है, बाजार में किस चीज की आवश्यकता है या हो सकती है, यह ध्यान में रखते हुए उसकी पैदावार करो। ओके। उसका प्रॉपर एजुकेशन ले लो, और उसे बेचने का स्किल तुम्हें होना चाहिए। किसी को फंसा के, झूठ बोल के या उसका मिसगाइड करके वो नहीं होना चाहिए। अच्छा। और तुम्हारी विश्वासार्हता होना चाहिए कि तुम पैसे ले रहे हो, लोन ले रहे हो, वक्त पे दे रहे हो, जहां से माल उठा रहे हो वहां पे तुम्हारी विश्वासार्हता होने की, वो करोड़ों रुपए का देर तो वो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी तुम क्या कर सकते हैं। देखिए, हर बदलते युग में अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं अलग अलग होती है जी। तो और आज के युग में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, और बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई वो रोजगार चले जाएगा और वो सब, वो तुमको ऑक्युपाई करेगा, वो बात गलत है। इंसान को कोई पर्याय नहीं है सर जी। लेकिन वो इंसान जिंदा होना, उसका इनोवेटिव जो अंत प्रेरणा है, नया करने की जो क्षमता है, उसका स्किल बनना चाहिए, उसका एजुकेशन उसको होना चाहिए, और भविष्य के वेध लेने की दृष्टि उसे होनी चाहिए। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुम्हें ये नहीं कर सकती। बात ऐसी है कि उसे तुम सीख लो, उसको समझो, और उसके साथ में अगर तुम्हें रिप्लेस करती है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन वो बनाने वाले तो तुम ही हो। बराबर। अगर तुम बनाने वाले हो तो उसका डर किस लिए होना चाहिए।
ये टेक्नोलॉजी आती है मानवीय श्रम, मानवीय दुख कम करने के लिए और उसकी क्षमताएं बढ़ाने के बढ़ाने लिए। के लिए। तो अर्थव्यवस्था इस ढंग से होनी चाहिए, नवा जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो इस ढंग से होना चाहिए कि उसे प्रॉपर एजुकेशन दो, उसका स्किल उसमें डेवलप करो, और तुम आगे क्या कर सकते हो। चाइना एक एग्रेरियन कंट्री था, बराबर। छोटी छोटे मैग्नेटिज्म के साथ में वो कॉपर के तार बना रहे और उसके बैटरी बना रहे, वो चिप बना रहे, वो बना रहे, छोटी छोटी बातें। हम्म, तो वो प्रेरणा, बात ऐसी है सर, यहाँ की कास्ट सिस्टम ने एक फैमिली, एक कौटुंबिक इकोनॉमिकल कल्चर बनाया है, बराबर। और ये कौटुंबिक फैमिलियर कल्चरल जो तुम्हारी मोटिवेशन है, ये बदलनी चाहिए। सर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अ, बुद्ध ने किस तरीके के बिजनेस को नहीं करने को कहा है? हाँ, ये बहुत सही बात आपने पूछी है, और एक सही सवाल है। जिस व्यवसाय से समाज के लिए हानि पहुंचती है, हम्म, वह व्यवसाय नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब सीधे जो जुआ चल रहा है, वो जो लॉटरी चल रही है, वो गलत है। ठीक है। वो जो स्पेकुलेटिव मार्केट है, स्टॉक स्टॉक मार्केट, मार्केट है। उस पर कुछ मर्यादा होनी चाहिए, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, और उसमें से कुछ मिलना चाहिए। हम्म, उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो कम होनी चाहिए, या तो उससे निकाल देना चाहिए। मांस की बिक्री करना, मद्य की बिक्री करना। ओके। अब आज के जमाने में अर्थशास्त्र का मतलब है सर, अगर वो तो रिकॉर्ड नहीं करते होंगे तो मैं एक माँ चुदा और भजे खिलाओ, ऐसा इकोनॉमी है आज का। हाँ। इसे बुद्ध ने नकारा है। ओके। मोरल होना चाहिए, हम्म, मोरल, यानी सम्यक व्यवसाय, सम्यक आजीविका करने से ये दुख नहीं होता। बराबर। तुम अब ये बहुत अच्छा सवाल, आप इसमें लेते नहीं लेते वो बात अलग है, लेकिन तुम देखो, जैन है, एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, हम्म, वो मेडिकल साइंस में। हम्म, जो सिंधी समाज है, कपड़े के व्यापार में है। जो अहिंसात्मक है, जो कम इसमें होता है, उसी में वो जो है। तो सवाल ये है कि अ, आप कौन सा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। हाँ। तो इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें ठंड में रहते हो और तुम्हारी आवश्यकता है, तो वो आवश्यकता के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन समाज की हानि हो रही है इस ढंग से कि ऐसा व्यवसाय नहीं होना चाहिए। ये जहाँ कहीं लेबर का शोषण हो, ग्राहक का शोषण हो, ऐसा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, बाजार में जरूरतें जो जो पैदा होती है, हाँ। वो पूर्ण करते हुए तुम्हें अपराध महसूस हो, ऐसा व्यवसाय नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ओके। क्योंकि क्या होता है कई बार व्यापार में हम लोग देखते हैं कि शील भंग होते हैं। झूठ कई बार बोला जाता है। चीजें कई बार बेचने के हिसाब से चीजें की जाती है, जो आजकल प्रैक्टिकल है, और बाद में फिर हमें लगता है कि यार इसने ये माल हमें चिपका दिया है, ये माल हमें बेच दिया है बस, पर ये माल खराब निकला। ऑनलाइन जैसे हम बुलाते हैं और हाँ कई बार हाँ चीजें हाँ खराब हाँ। होती है। तो ये अगर हम बुद्धा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गलत ही होगा। ये गलत कर्मों में ही एक हिस्सा आ जाता है। सर इसको जब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सम्राट अशोक ने जब धम्म के हिसाब से, बुद्ध की शिक्षाओं के हिसाब से राज चलाया 39 सालों में, तो उनका कुछ उदाहरण आप अगर आपको पता हो तो। हाँ सर, वो बुद्ध और हम अशोक पर आके रुकते हैं, लेकिन वो व्यवस्था आगे भी चलती रही, लेकिन जी। अशोक इसलिए कर रहे हैं, अशोक युग में सबसे पहले बात उन्होंने लोगों के बारे में सोची।
पैदावार बढ़ाने के लिए युद्ध जरूरी नहीं है। करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि उसने आ, युद्ध छोड़ दिया। कि अशोक के पास में 6 लाख, उस टाइम में 6 लाख फौज थी, खड़ी फौज थी, और उसको पेमेंट दे रहे थे, वो नगद राशि दे रहे थे। इसका मतलब उनकी अहिंसा ही षंड अहिंसा नहीं थी। कोई बहुत सारा उस पर आरोप करते कि सम्राट अशोक ने ये किया और अहिंसा की वजह से ऐसा हुआ। उन्होंने रोड बनाए, रोड बनाने से व्यापार बढ़ा। अगर रोड नहीं बनाता तो ये जम्बू द्वीप है, आज के 10 कंट्रीज है सम्राट अशोक के राज्य से जुड़े हुए, इतना बड़ा राज्य पैदा ही नहीं हो सकता था। उन्होंने रस्तों से जो कुएं बनाए, पानी जो पीने का पानी वहां तक प्राणी जा सके, उसके जो स्टेप के वो कुएं बनाए। उन्होंने आरोग्य के लिए दवाखाने, पशु के आरोग्य के लिए दवाखाने बनाए। इतना ही नहीं तो उसके जरूरत, दवा की जरूरत पैदा करने के लिए मेडिसिनल गार्डन बनाए। बराबर। और लोहा बड़े पैमाने पे उपलब्ध हो, इसीलिए उन्होंने बहुत बड़े तौर पे लोहा की पैदावार बढ़ाई। और ऐसी बढ़ाई कि आज भी जो अशोक स्तंभ है वो रस्टिंग नहीं हो रहा, जंग नहीं खा रहा हो। बराबर। इतनी बढ़िया मेटालॉजी उसने विकसित की। बुद्ध की विचारधाराओं पे चलते हुए अशोक ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन का मतलब यह जाति नहीं है। बराबर। बुद्ध का बहुजन का मतलब यह जो वंचित समूह है उसकी संख्या बहुत बड़ी होती है। बहुजन और अभिजन, ये 2 कंसेप्ट है बुद्ध की। ओके। जो वेल टू डू है, संपन्न है, पढ़ा लिखा है और वो अच्छा है, वो बहुत कम रहता और उसको कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो वंचित है, दुर्लक्षित है, जिसका शोषण होता, उनका कल्याण होना, वह बहुजन हिताय बहुजन सुख है। बराबर। इसीलिए बुद्ध की बहुजन और अभिजन यह संकल्पना आज के पॉलिटिकल संकल्पना से हम नहीं ले सकते। रही बात अशोक की, इतना बड़ा कम्युनिकेशन होने के बाद में एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जरूरतें पूरी करने वाली चीजें जा रही है। अब देखो, उत्तर में वो चावल पैदा होते हैं, दक्षिण में चावल पैदा होते हैं, बीच में का क्या? बाबा साहब कहते हैं कि भाई बाबा साहब के पहले जो 17-18 शतक में जो अकाल गिरा, उसका कारण धान्य नहीं था, ऐसा नहीं था, लेकिन उसका संग्रह किया था। और जो कम्युनिकेशन है, दळणवळणाची मार्ग आहेत, वो नहीं थी, वो मर्यादित थी। उन्होंने जो रास्ते बनाए, गाड़ी, जो व्यापार को बढ़ावा दिया। बुद्ध कहते कि वो जो व्यापारी है उनको लोन दो, राजा को कहते। वह अशोक और उस जमाने में किया। दूसरा एक अशोक के बारे में कहते हैं कि जो बेल वगैरह बनाए, बेल लोहे की नहीं बनती, तांबा पीतल और उसमें कुछ मिक्स धातु बना के उसकी बनती है, लोहे की नहीं बनती। लोहे की पैदावार बढ़ाई और इतनी टेक्नोलॉजी उन्होंने प्रगत की कि वह अर्थव्यवस्था को प्रचंड गति से उसे विकसित किया। बराबर। सर, अगर आज बुद्ध जीवित होते तो क्या वह धन, करियर या उपदेश को लेकर क्या युवकों को सलाह देते? सर, यह जो सवाल है, ये मैं कोई बुद्ध नहीं हूँ जी, मैं आपके जैसा एक इंसान जी, और यही अर्थव्यवस्था में जी रहा हूँ। और उसका जहां तक मेरा स्टडी है, वो मेरे दायरे में कुछ बोल सकता, मैं बुद्ध नहीं हूँ जी। और ना ही मैं उसका उत्तर दे सकूंगा। अगर बुद्ध भी होते तो इसका उत्तर नहीं देते, इसीलिए कि कोई स्थितिवाद बुद्ध को मान्य नहीं था जी। जिस ढंग से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वह टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान आत्मसात करके आज के युग में जिन बातों की आवश्यकता है
उसे निर्माण करो, उसकी सेवाएं तुम उपलब्ध करा दो, तो उसका ज्ञान और उसका चातुर्य जो स्किल है वो पैदा करो, और क्रेडिबिलिटी बनाओ, हम्म, विश्वासार्हता बनाओ, कोई देता है इसीलिए मत लो। बराबर। और ये करते हुए जो आप मुनाफा लेते हैं उसकी कुछ मर्यादा होनी चाहिए। हम्म, चीज बहुत महंगी है वो तो कम लोग लेते हैं, बराबर। चीजें अगर तुम्हारे खरीदने के दायरे में आ जाए तो ज्यादा होता है। सही है। चाइना की चीजें इतनी सारी यूज एंड थ्रो बोल रहे हो आप, उसको नकार देते नहीं, लेकिन कॉमन मैन है, जो है सामान्य आदमी है, जिसकी क्रय शक्ति, खरीदी शक्ति बहुत मर्यादित है, उसके भी यूज में आने वाली वस्तुएं, चीजें बनाओ, दयेची भीक नको न कामाची लाज नको। बराबर। मेहनत करना आना चाहिए। आना चाहिए, और सबर होना चाहिए। हम्म, झट मैं कर रहा हूँ उसको मुझे वो मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम्म, उसके लिए तपस्या, उसके जो परजवरेंस जिसे बोलते हैं वो होना चाहिए। उसके साथ में विश्वासार्हता पैदा होनी चाहिए, निर्माण करनी चाहिए। और जरूरी नहीं कि तुम एक दिन में श्रीमंत हो। सही बात। क्योंकि श्रीमंत को लेके सर एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि लोग अधिकतर पैसे के पीछे दौड़ते हैं अभी का हाँ, जमाना। अधिकतर पहले जॉब पकड़ते ही पहले पूछते ही कितना दोगे, फिर और लालसा बढ़ते जाती है। ये तो ये लालसा तृष्णा तो कंटिन्यू है। तो ये इस तरीके की इच्छाएं रखना कि मुझे ये अचीव करना है, ये बुद्धा के हिसाब से गलत रहेगा या सही रहेगा? नहीं, बुद्ध ऐसा कभी कहता नहीं हम्म। कि तुम कुछ इच्छा मत करो। ओके। तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए, और वो पूरी करने के लिए जो तंत्रज्ञान, जो स्किल, एजुकेशन, और जो व्यवस्था, जो मैनेजमेंट, वो बनाओ और वो हासिल करो। हम्म। लेकिन उसको हासिल करने के लिए औरों का शोषण मत करो। ओके। इसका मतलब मोटिवेशन नहीं, बुद्ध ने मोटिवेशन बंद नहीं किया। हम्म। इसीलिए तो वो व्यापार बढ़े, व्यवसाय बढ़े। हम्म। क्या वो जमाने में अगर एक्सपोर्ट होते जा रहा है भारत में से, तो क्या बंदिश अर्थव्यवस्था होंगी वो? बराबर। क्यों? अभी जात व्यवस्था में अर्थव्यवस्था बंदिश हो गई और हम पीछे आ गए। हम्म। बात ऐसी है सर, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, क्योंकि तो फ्यूडलिज्म से उनके पास कैपिटल आया, और वहां पे उन्होंने टेक्नोलॉजी बढ़ाई, यंत्र बड़े बड़े मशीनी बनाया, उत्पादन बढ़ाया, अच्छी बात है। लेकिन यही फ्यूडलिज्म इंडिया में था, हम्म। बहुत सारी जमींदारी पद्धति थी, हम्म। यहाँ औद्योगिक क्रांति नहीं आई। सही बात है। यहाँ पे यंत्र युग ने कहा, अरे यहाँ का सरप्लस कहाँ गया, वहां का कैपिटल कहाँ गया? इंडिविजुअल्स के पास। ये सभी अर्थव्यवस्था में आए वहां कैपिटल। तुम आप कहेंगे कि भाई ब्रिटिश आया और उन्होंने ले गए, अरे नहीं बाबा, ब्रिटिश आने के पहले भी यहाँ पे तुम्हारी वही अर्थव्यवस्था थी। सही बात। तब क्या हुआ? तब कहाँ गया तुम्हारा कैपिटल? वहां पे जो विज्ञान का विकास हुआ, यह विज्ञान का विकास होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म, और वो चिरंतनवाद है, वो देरा परमेश्वर, ऐसा ये विचारधारा पे नहीं हो सकता। बराबर। तो अपने मेहनत पे, अपने अपने ज्ञान पे भरोसा रखो। समझ गया। कोई गिफ्ट लाइफ है, कोई गिफ्टेड नहीं है। जी। तो अंध भक्ति नहीं होना, भक्ति तो अर्थव्यवस्था में बिल्कुल ही चलती नहीं। हाँ, सही बात है सर। सर जाते जाते अगर आपका कोई मैसेज हो यूथ के लिए कि अ, उसकी वेल्थ को या इकोनॉमी को किस तरीके से उसे देखना चाहिए और उसमें सम्यक आजीविका भी रखे, तो आपका दो सर, शब्द। यह सवाल बहुत ही कंटेम्पररी है। हम्म। देखिए सर,
इस अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से मुझे ज्ञान हुआ है और मैं आपको डोज दे रहा है, ऐसा मत समझो। मैं बस यही कहूंगा कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ, अपनी औकात बढ़ाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ। अपनी औकात, अपनी ताकत एजुकेशन से बढ़ती है। हम्म, वह एजुकेशन जो मेडिकल का हो या सर्विस सेक्टर का हो, कोई भी, या टेक्नोलॉजी का हो, जो कुछ भी हो, पहले एजुकेशन लो। उसके साथ में नए जमाने में लोगों की जरूरतें किस ढंग से हम फुलफिल कर सकते हैं उसके बारे में सोचो, और उस ढंग से तुम वो चीजें पैदा करो। और इसके साथ में ये भी ध्यान में रखो कि अभी का जो इकोनॉमिकल दौर है, ये उत्पादक प्रोडक्टिव कैपिटलिज्म नहीं है, ये फाइनेंशियल कैपिटलिज्म है, वित्तीय भांडवलशाही है। तो वित्तीय भांडवलशाही को पहले समझ लो। और कोई गुरु स्कूल में अबकड़ पढ़ा रहा, इतना ही नॉलेज मर्यादित नहीं है, उसे समझो। जात के बाहेर निकलो, दयेची भीक नको आणि कामाची लाज नको, कोणाचं शोषण नको, सचोटीनं आणि चिकाटीनं व्यवसाय करा। बस यही बुद्ध की मंशा मैं आपके सामने रख सकता हूँ, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही एलोबरेटेड वे में आपने काफी सारी चीजें बुद्ध के अर्थशास्त्र की और जो भी आपका एक्सपीरियंस था उसे हमने हमारे सामने रखा। आगे ऐसे ही और कुछ चर्चाएं हम आपके साथ में करेंगे एंड डेफिनेटली लोगों को काफी कुछ इससे जानने को मिलेगा। एंड आप हमारे शो पे यहाँ तक आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि लोगों के साथ में जुड़ने की संधि मुझे आपने दी। और बहुत सारी बातें है, मैं मेरे जिंदगी के अनुभव से जो कुछ भी सीखा हूँ उसे शेयर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अंतिम हूँ ऐसा नहीं है। जी। आप सोचो, पढ़ो, समझो, और आपको सही लगे तो करो। धन्यवाद। जय हिंद।